हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले हम कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखेंगे। इसके बाद व्याकरण से संबंधित जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा अंत तक। खाने की इच्छा, खाने की इच्छा को एक शब्द में कहेंगे बुभुक्षा। ठीक है। मुक्ति या मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा। मरने की इच्छा को एक शब्द में कहेंगे मुमूर्षा। जिसकी भुजाएं बड़ी हो, जिसकी भुजाएं बड़ी हो महाबाहु। जिसकी भुजाएं बड़ी हो क्या कहेंगे उसे एक शब्द में महाबाहु। आगे देखेंगे। जो राज्य या राजा का द्रोह करे राजद्रोही। जो राज्य या राजा का द्रोह करे राजद्रोही। पाने की इच्छा लिप्सा। जो शास्त्र को जानता हो शास्त्रज्ञ। जिसकी चिंता नहीं हो सकती अचिंत्य अचिंत्य। जो चिंतन करने या सोचने के योग्य हो विचिंत्य। ठीक है, आगे देखेंगे। जिसे कोई चिंता ना हो चिंता रहित या फिर अचिंतित। महल का भीतरी भाग के लिए एक शब्द हो जाएगा अंतःपुर। हृदय या मन का आंतरिक भाग अंतःस्थल। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव। जिसका कारण पृथ्वी है या जो पृथ्वी से संबद्ध है पार्थिव। जिसे देखा नहीं जा सकता अलक्ष्य या अदृश्य। जिसे नहीं जीता जा सके अजेय। जो आमीष नहीं खाता निरामीष। जहाँ तक सध सके यथासाध्य। जो क्रम के अनुसार हो यथाक्रम। जहाँ तक और जितना संभव हो यथासंभव। हमेशा घूमते रहने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा यायावर। युद्ध करने की प्रबल इच्छा युयुत्सु। जैसा उचित हो वैसा यथोचित। जिसने यश प्राप्त किया हो यशस्वी। जो जितना योग्य है यथा योग्य। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द रहे। इसके आगे हम व्याकरण से संबंधित कुछ अन्य प्रश्नों को देखते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का हमें चयन करना है जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। अध्यापन, भ्राता, डकैती, शत्रुता। तो यहाँ पे अध्यापन, डकैती और शत्रुता ये सभी आपके भाववाचक संज्ञा है, परंतु भ्राता भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसके अलावा जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, समझ, चाल इत्यादि। ये सभी क्या है भाववाचक संज्ञा है। इसके अलावा ऐसा देखा जाता है कि भाववाचक संज्ञाओं का कोई बहुवचन नहीं होता है। ठीक है, प्रायः ऐसा देखा जाता है कि भाववाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का हमें चयन करना है जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं। एक और मिलता जुलता प्रश्न है छोटा। यहाँ पे जो छोटा शब्द है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, जबकि रुलाई, गर्मी, सामाजिकता ये सभी आपके भाववाचक संज्ञा है। छोटा का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा छुटपन। छोटा का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा छुटपन। ठीक है, जिस प्रकार बूढ़ा का बुढ़ापा हो जाएगा। घबराना का घबराहट हो जाएगा। ठीक है, घबराहट भाववाचक संज्ञा है। अपना का अपनापन हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। उसी प्रकार यहाँ पर छोटा का क्या हो जाएगा भाववाचक संज्ञा छुटपन। आगे देखेंगे। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का हमें चयन करना है जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प हो जाएगा। आपको पता है कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, उनमें से एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में खुद की बात की जाती है जैसे मैं, हम, हमारा। मध्यम पुरुष में सामने वाले की बात की जाती है यानी कि जिससे आप बात कर रहे हैं, जैसे तुम, तुम्हारा, आपको, आपका। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वे आपके मध्यम पुरुष में आ जाएंगे। अन्य पुरुष में किसी अन्य व्यक्ति की बात की जाती है जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, जैसे वह, उसका, उसके, उन्होंने। ये जो सारे शब्द होते हैं ये अन्य पुरुष में आते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा है, मेरा, हमको, ये तो आपका हो जाएगा उत्तम पुरुष में। ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। तुम्हारा हो जाएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जबकि वह है यह हो जाएगा आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। आगे देखेंगे।
निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का हमें चयन करना है जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। ये जो वाक्य दिया गया है, कुछ छात्र आज विद्यालय नहीं आए, यहाँ पे विशेषण का कौन सा भेद लागू होगा, ठीक है, विशेषण के कौन से भेद लागू होंगे इस वाक्य में, जैसे व्यक्तिवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या फिर सार्वनामिक विशेषण। वाक्य क्या है, कुछ छात्र आज विद्यालय नहीं आएंगे, व्यक्तिवाचक विशेषण। यहाँ पर व्यक्तिवाचक विशेषण जैसा तो कुछ होता ही नहीं है, पहली बात, ठीक है, तो ये विकल्प ही यहाँ पर गलत है, व्यक्तिवाचक विशेषण जैसा कुछ होता ही नहीं है। गुणवाचक विशेषण इसमें नहीं होगा, ठीक है, कुछ छात्र आज विद्यालय नहीं आएंगे, आप खुद भी देख सकते हैं। संख्यावाचक विशेषण सोच सकते हैं, सार्वनामिक विशेषण की भी कोई संभावना नहीं है, तो कुछ छात्र आज विद्यालय नहीं आएंगे, यहाँ पर हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा इस वाक्य में, कुछ छात्र आज विद्यालय नहीं आएंगे। संख्यावाचक विशेषण की भी संख्यावाचक विशेषण का भी दो भेद होता है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो अगर हम कुछ छात्र कह रहे हैं तो यहाँ पर आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है, कुछ छात्र आज विद्यालय नहीं आएंगे, यानी संख्यावाचक विशेषण तो होगा और संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत भी यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सा है, तो अमीरी, अमीरी शब्द आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, अमीरी शब्द हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। बाकी जो तीनों हैं, अमीर, गरीब और भिक्षुक, ये सभी आपके जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हम जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम में प्रत्यय लगाकर कर सकते हैं, ठीक है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे कर सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा जो शब्द होते हैं, जैसे जातिवाचक संज्ञा शब्द, विशेषण शब्द, क्रिया शब्द, सर्वनाम शब्द, ये जो सारे शब्द होते हैं, इन शब्दों में प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है। जैसे जातिवाचक संज्ञा हो गया आपका बूढ़ा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा हो गया बूढ़ा, अगर हमें इसे भाववाचक संज्ञा बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, बुढ़ापा, बुढ़ापा, बूढ़ा शब्द में हमने पा प्रत्यय लगा दिया तो ये हो गया आपका भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार विशेषण एक शब्द ले लेते हैं, जैसे कठोर, कठोर एक विशेषण शब्द है, अगर इसे हमें भाववाचक संज्ञा बनाना हो तो कठोर शब्द में हम ता प्रत्यय लगा देंगे, कठोर शब्द में हमने ता प्रत्यय लगा दिया, इस प्रकार ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार क्रिया शब्द हो गया आपका सजाना, क्रिया शब्द हो गया आपका सजाना, अगर सजाना शब्द में हम सजावट, सजाना शब्द में हम वट प्रत्यय लगा दें, ठीक है, सजावट, सजावट, तो आपका ये क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा सजावट। इसी प्रकार सर्वनाम शब्द अपना अगर हम ले लें, सर्वनाम शब्द अपना ले लें हम, तो अपना शब्द में अगर हम पन लगा दें, अपनापन, ठीक है, अपनापन, तो अपनापन क्या हो जाएगा आपका, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अपना शब्द में हमने पन प्रत्यय लगा दिया, इस प्रकार अपनापन हो गया, तो अपनापन भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। इस प्रकार भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हम जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम जैसे शब्दों में प्रत्यय लगाकर कर सकते हैं। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है, तो लेखक शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। लेखक कौन सा शब्द है, कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आएगा, तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जिस संज्ञा में किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों व उनके समूहों का बोध होता है, ठीक है, जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों या फिर उनके समूहों का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे मनुष्य, नदी, लेखक, पहाड़, सभा, गाय, तोता इत्यादि जो शब्द होते हैं, ये सारे शब्द आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। मनुष्य, नदी, लेखक, पहाड़, सभा, गाय, तोता इत्यादि आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अच्छा, मैंने अभी एक शब्द कहा यहाँ पे सभा, तो सभा आप मुझे बताइएगा कि ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ सकता है या फिर इसे हम समूहवाचक में रख सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का हमें चयन करना है जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प निम्न में से कौन सा हो जाएगा, तो फूल जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। फूल से संपूर्ण फूलों की जाति का हमें बोध होता है, ठीक है। रामायण, रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तेल द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, जबकि परिवार आपका समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ठीक है, परिवार समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा।
अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का हमें चयन करना है जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। अन्य पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक और मध्यम पुरुषवाचक के बारे में मैंने पहले ही बताया। तो यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा उसके, ठीक है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा उसके, जबकि हम, मैं, हम और मैं यहाँ पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे और आपको मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का हमें चयन करना है जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। निम्न में से भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प कौन सा नहीं है? तो विकल्प शब्द भाववाचक संज्ञा का सही नहीं है, सही विकल्प नहीं है। इसका अगर हमें भाववाचक संज्ञा बनाना हो तो हमें इसमें ता प्रत्यय लगाना होगा, विकलता, ठीक है, ये आपका भाववाचक संज्ञा हो गया। जबकि स्वामित्व, भारतीयता और फैलाव ये सभी आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। आगे देखेंगे, हिंदी में पद कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में पद कितने प्रकार के होते हैं? 3, 6, 4 या फिर 5। अन्य जो चौथा विकल्प है वह 5 है, ठीक है। तो हिंदी में पद 5 प्रकार के होते हैं। हिंदी में पद 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का हमें चयन करना है जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। पुरुषवाचक सर्वनाम से यहाँ पर कई प्रश्न आ चुके हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का निम्न में से सही विकल्प हो जाएगा हमारे। हमारे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जबकि तुम, यह हम नहीं लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यह नहीं लेते क्योंकि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसमें स्त्री जो भी शब्द होंगे स्त्री या पुरुषों का वो बोध कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे हो गया आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, तुम हो गया मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और वे हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का हमें चयन करना है जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। विशेषण के भेद के अंतर्गत आए ये वाक्य, ठीक है। विशेषण का कौन सा भेद इस वाक्य पर लागू होगा? वह आदमी अच्छे से काम करना, वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है। ये जो है ब्रैकेट में, वह निम्न में से विशेषण का कौन सा भेद इस शब्द पर लागू होगा? गुणवाचक, संबंधवाचक, सार्वनामिक या फिर परिमाणवाचक। तो सार्वनामिक विशेषण यहाँ पे सही हो जाएगा, विकल्प सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है, ठीक है। यहाँ पे सर्वनाम शब्द वह आदमी से पहले आकर संज्ञा, यहाँ पे संज्ञा शब्द है आदमी, तो इससे पहले आकर ये जो सर्वनाम शब्द है संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, वह शब्द हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। फिर से बोल रही हूँ, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताता है, ठीक है, वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। यहाँ पे वह जो शब्द है यह आदमी की विशेषता बता रहा है, इस प्रकार यहाँ पे वह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तीक्ष्णता, इसके अलावा क्रोध, पराया, निर्बलता। यहाँ पर कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है? तो पराया शब्द भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। इसका अगर हमें भाववाचक बनाना हो तो इसमें हम पन लगाना पड़ेगा, इसमें हमें पन प्रत्यय लगाना पड़ेगा, जैसे पराया पन। अब यह भाववाचक संज्ञा हो गया है। आगे देखेंगे, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करो जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद लागू होगा? 200 विद्यार्थी, या तो संख्यावाचक या फिर परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक तो यहाँ पे हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर नाप तौल की बात नहीं की जा रही है, विद्यार्थियों की बात की जा रही है। तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण 200 विद्यार्थी, ठीक है। और संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत भी यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएगा, 200 विद्यार्थी। निम्नलिखित वाक्य में कोष्ठक में दिए गए शब्द के उपवाक्य का हमें नाम बताना है। शब्दों के या फिर कहे तो ये जो आपके पद दिए गए हैं, पदबंध। वह कल एक नाटक देखने जा रही है। शिखा ने कहा कि वह कल एक नाटक देखने जा रही है। ये जो वाक्य का एक भाग है, वह कल एक नाटक देखने जा रही है, यह
शब्द के मतलब कौन से उपवाक्य है या कौन सा उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य या फिर एक और है विशेषण उपवाक्य। उपवाक्य आपके 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया उपवाक्य जैसा नहीं होता कुछ भी। तो यहाँ पर हो जाएगा यह संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य को पहचानने का एक तरीका बताया था मैंने कि ये संज्ञा उपवाक्य जो होते हैं उससे पहले की को देखा जाता है, ठीक है। की उससे पूर्व आता है, संज्ञा उपवाक्य के पहले की आता है ज़रूर, ज़्यादातर वाक्यों में ऐसा देखा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा उपवाक्य हो जाएगा, ये संज्ञा उपवाक्य। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का हमें चयन करना है जो दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। क्रिया विशेषण का हमें बोध करवाए। इस वाक्य में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद लागू होगा। रामलीला का मंचन वहाँ हो रहा है, रामलीला का मंचन वहाँ हो रहा है। यहाँ पर क्रिया विशेषण का कौन सा भेद लागू होगा। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ऋतिवाचक या फिर कालवाचक क्रिया विशेषण के ये भाग है। तो इस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण लागू होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। चूँकि यहाँ पर बोध हो रहा है, जैसे रामलीला का मंचन वहाँ हो रहा है, ठीक है, स्थान का बोध हो रहा है, वहाँ हो रहा है जो यहाँ पे है, तो इससे आपका स्थान का बोध हो रहा है। इस प्रकार यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। स्थानवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने का एक तरीका है, जो इस स्थानवाचक क्रिया विशेषण जिस भी वाक्य में होंगे वहाँ पर ज़्यादातर यहाँ, कहाँ, जहाँ, तहाँ, सामने, नीचे, ऊपर, भीतर, दूर, पास इत्यादि जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित वाक्य में कोष्ठक में दिए गए शब्द का उपवाक्य का हमें नाम बताना है। निम्नलिखित वाक्य में कोष्ठक में दिए गए शब्द का उपवाक्य का हमें नाम बताना है, ठीक है। कोष्ठक वाले जो शब्द हैं, यहाँ पे पद हैं, उनका हमें उपवाक्य बताना है कि कौन सा उपवाक्य है। रुपेश ही प्रथम आएगा क्योंकि वह बहुत मेहनती है। यह कौन सा उपवाक्य है। रुपेश ही प्रथम आएगा क्योंकि वह बहुत मेहनती है। तो यहाँ पर यह विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। बहुत मेहनती है, यह जो यहाँ पे शब्द है ये आपके विशेषण उपवाक्य में आ जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या हो जाएगा। राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप हो जाएगा। राम से रोटी नहीं खाई जाती है, चूँकि यहाँ पे देख लीजिए वाक्य निषेध सूचक है, वाक्य निषेध सूचक है। यहाँ पर इस वाक्य में राम रोटी नहीं खाता है नहीं शब्द आया है, जबकि बाकी जो तीनों वाक्य है राम से रोटी खाए जाते हैं, राम ने रोटी खाई, राम रोटी खाएगा, इन तीनों ही शब्दों में नहीं शब्द नहीं आया है, जबकि यहाँ पे एक ही विकल्प है जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार इस भी तरीके से हम पहचान सकते हैं कि राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या हो जाएगा। राम से रोटी नहीं खाई जाती है। क्रिया, इसके अलावा अगर हम कर्मवाच्य की बात करें तो क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहा जाता है जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है, ठीक है। वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है, वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। जैसे राम से क्या नहीं खाया जाता है, तो रोटी, यहाँ पे कर्म क्या है, रोटी, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। कर्म किसे कहते हैं जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। तो राम से रोटी नहीं खाई जाती, यहाँ पर रोटी जो शब्द है ये आपका कर्म हो जाएगा। यहाँ बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है। यहाँ बैठा नहीं जाता, इसमें हो जाएगा आपका भाववाच्य। भाववाच्य क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध होता है, ठीक है। क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध होता है। इसके अलावा अगर हम एक और उदाहरण ले लें तो जैसे धूप में चला नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता, उससे दौड़ा नहीं जाता। इस प्रकार के जो आपके वाक्य हो गए ये से भी आपके भाववाच्य में आ जाएंगे। निम्न में से भाववाच्य वाला वाक्य कौन सा है। भाववाच्य वाला वाक्य है इनमें से मुझसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता, मुझसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता, ये यहाँ पे आपके भाववाच्य हो जाएंगे। अच्छा, इस प्रश्न को हम स्किप करते हैं, इसमें थोड़ा मुझे डाउट है क्योंकि विकल्पों के अनुसार आगे देखेंगे। कर्मवाच्य वाला वाक्य हमें पहचानना है, निम्न में से कर्मवाच्य किसमें है। तो क्या तुमने व्यायाम किया, उससे सोया नहीं जा सका, उससे आज पढ़ा नहीं गया, मैंने अपना सारा काम कर लिया। तो यहाँ पर
कर्मवाच्य हो जाएगा उससे आज पढ़ा ही नहीं गया, उससे आज पढ़ा ही नहीं गया, ये आपका यहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा। जहाँ पर कर्म की प्रधानता हो, जहाँ पर कर्म की प्रधानता हो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। अर्थात क्रियाएं कर्ता के अनुसार रूपांतरित ना होकर कर्म के अनुसार परिवर्तित होती हैं ऐसे वाक्यों में, ठीक है। क्रियाएं कर्ता के अनुसार रूपांतरित ना होकर कर्म के अनुसार परिवर्तित होती है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और एक भाववाच्य। क्रिया के उस रूपांतर को वाच्य कहा जाता है जिसके द्वारा इस बात का बोध हो कि वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव इन तीनों में से किसकी प्रधानता है, ठीक है। क्रिया के उस रूपांतर को हम लोग वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध हो जाए कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव इन तीनों में से किसकी प्रधानता है। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। जैसे एक हो गया आपका कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, ठीक है। यहाँ पे ये आपका नीचे ये वाली री आ जाएगी, कर्तृवाच्य। इसके अलावा कर्मवाच्य, कर्मवाच्य और एक भाववाच्य। आगे देखेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द अविकारी है, इनमें से कौन सा शब्द अविकारी है, तो अचानक शब्द अविकारी है। अविकारी शब्द ऐसे शब्द जो किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होते, ठीक है। अविकारी शब्द किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग इत्यादि के बदलने पर भी इनका कभी परिवर्तन नहीं होता है। आगे देखते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का हमें चयन करना है जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया के भेद का विकल्प हो। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद लागू होगा, ठीक है। हम कुली से बोझ उठवाते हैं, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद लागू होगा, नाम धातु क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया या फिर प्रेरणार्थक क्रिया। तो हम कुली से बोझ उठवाते हैं, यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया लागू हो जाएगा। प्रेरणार्थक क्रिया का अर्थ क्या है, यानी जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होता है, ठीक है। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से अपना कार्य करवाता है उसे प्रेरणा देकर, जैसे कोई यहाँ पर कोई भी जैसे स्टेशन पर कुली से बोझ उठवाते हैं तो खुद ना उठा करके वो कुली से अपना बोझ उठवा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रेरणार्थक क्रिया। अगला प्रश्न देखेंगे। लड़का किताब पढ़ रहा है, इस वाक्य में कौन सा पदबंध है। लड़का किताब पढ़ रहा है, इस वाक्य में कौन सा पदबंध है। कर्ता प्लस क्रिया, कर्ता धन क्रिया विशेषण, कर्ता धन कर्म धन क्रिया विशेषण या फिर विकल्प घ। तो विकल्प घ यहाँ पर सही हो जाएगा। जैसे लड़का हो गया यहाँ पे कर्ता, किताब है कर्म और पढ़ रहा है क्रिया, ठीक है। इस वाक्य में कौन सा पदबंध सही है, तो कर्ता कर्म क्रिया, लड़का कर्ता, किताब हो गया कर्म और पढ़ रहा है क्रिया, ठीक है। तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।